नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में न्याय विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों में ठोस पैरवी की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड युवा राज्य है। राज्य के समग्र विकास के लिए हम सबको नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ना है। आगे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि न्यायालयों से संबंधित मामले में कार्रवाई में तेजी लाने के लिए डिजिटल माध्यमों का अधिकतम प्रयोग किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर पैरवी मजबूती के साथ हो, क्योंकि राज्य की विकास यात्रा में सबको सहयात्री सहयोगी बनकर कार्य करना है। सभी को अपने कार्यों और दायित्वों का पूरे मन से उसका निर्वहन करना बहुत जरूरी है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और थूकने की घटनाओं पर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम घटनाएं देख रहे हैं एक के बाद एक, खाने पीने की चीजों में थूकने की जो घटनाएं आ रही हैं उस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने दीपावली और राज्य स्थापना दिवस को देखते हुए अधिकारियों को प्रदेश भर में स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात इन चारों की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6 से 12 नवंबर तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। सचिवालय में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दीपावली के पर्व पर यातायात प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आवागमन में लोगों को किसी भी प्रकार से किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और फायर डिपार्टमेंट यानी अग्निशमन विभाग द्वारा दीपावली पर आगजनी की घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन वाहनों को पर्याप्त व्यवस्था में तैयार रखा जाए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में यानी महाविद्यालयों में निरस्त हुए छात्र संघ चुनाव के चलते छात्रों में भारी आक्रोश है। शनिवार को देहरादून, कोटद्वार और मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया और प्रदेश की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के पुतले को भी आग के हवाले किया आक्रोशित छात्रों ने। इस मौके पर छात्रों में शिक्षा मंत्री के खिलाफ भारी आक्रोश तो देखने को मिला ही, साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने छात्रों के लोकतांत्रिक हक को मार दिया। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अगर छात्र नेता नहीं होंगे तो शिक्षक और प्रबंधक छात्रों से जुड़े मुद्दों की अनदेखी करने लग जाएंगे। इतना ही नहीं, छात्रों ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि अगर 4 नवंबर तक छात्रों के चुनाव का जो कार्य है उसे कराने की मांग को नहीं माना जाता तो ये जो प्रदर्शन है, रोष है, ये और भी गतिशील होगा और भी उग्र होता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं डाकपत्तर महाविद्यालय में आज छात्र संघ ने चुनाव को लेकर हंगामा किया। महाविद्यालय के गेट पर ताला जड़कर प्रदेश की सरकार और विद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करेगी। आपको बता दें कि पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों का यह कहना था कि 30 सितंबर 2024 तक प्रदेश के तमाम महाविद्यालयों में चुनाव की तारीख तय होती है। तो समय रहते राज्य सरकार ने महाविद्यालयों में चुनाव नहीं करवाने से सरकार ने छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ करना बताया। वही प्रधानाचार्य ने बताया कि चुनाव न कराने का फैसला माननीय हाई कोर्ट का है। छात्रों की मनमानी नहीं चलेगी। अगर मामला शांत नहीं किया तो सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मौके पर उग्र आंदोलन को देखते हुए
भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। न्यायालय में और पूरे उत्तराखंड में एक ही दिन चुनाव होने की जो शासन सरकार का आदेश है उसके तहत होना, अगर ऊपर से भी आदेश मिलेगा उसके साथ होना पड़ेगा। अगर चुनाव कराने का आदेश होगा तो हम करवा लेंगे, लेकिन अकेले हमारा कॉलेज जो इसमें कुछ नहीं, शासन स्तर पर जो भी होगा उसके आधार पर ही कार्य होगा। देखिए सर, कारण ये है कि छात्र संघ जो चुनाव है उसकी तिथि अभी तक घोषित नहीं है। बाकी नैनीताल हाईकोर्ट ने जो छात्र संघ चुनाव है वो निरस्त कर दिए हैं, क्योंकि हर साल जो छात्र संगठन है सभी संगठन वो तैयारी करते हैं, लेकिन उनकी तैयारी पे पानी फेर दिया गया है, लेकिन जो कि हमें पसंद नहीं आया। इसलिए सभी छात्र संगठन धरने पे बैठे हैं जब तक उनकी मांगी पूरी नहीं होगी। किसी ने जनहित याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में, जिसमें हाईकोर्ट का ये फैसला हुआ है कि इस साल छात्र संघ चुनाव स्थगित किए जाते हैं। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जब आपने 30 सितंबर को चुनाव करने थे, जब ये शासनादेश निकला था, तो आपने इसका पालन विश्वविद्यालयों से क्यों नहीं करवाया, जिससे कि छात्रों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। जो 5 साल से लगातार छात्र संघ की तैयारी कर रहे हैं उनके हक को उससे वंचित किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में इन दिनों छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का आक्रोश सड़कों पर देखने को ज्यादा मिल रहा है। देहरादून हो या चमोली, हर जगह छात्र संघ आंदोलन को लेकर छात्र सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि छात्र संघ का चुनाव कराया जाए। यह रिपोर्ट देखिए। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय केंतुरा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या कुछ छात्रों की मांग है? सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है? क्या इनकी मांग को माना जाएगा? क्या इफ क्या बट? मैं समझ सकते हैं कि जो छात्र संघ चुनाव को लेकर जो छात्रों की मांग है उसमें से एक कुछ मांग छात्रों की है कि जो छात्र संघ चुनाव पर इस समय प्रतिबंध लगा है, खासतौर पर ये कह सकते हैं कि चुनाव संपन्न नहीं किए गए हैं, ना चुनाव लड़ने की अभी अधिसूचना यहाँ पर जारी हुई है। ऐसा में उसको लेकर छात्रों की मांग है कि सरकार राज्य छात्र चुनाव उसको कराने के लिए जो बाध्यता है उसको पूरा करने का काम यहाँ पर करे, क्योंकि सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया था, हाईकोर्ट के द्वारा पूछा गया था कि सरकार के द्वारा छात्र चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे, तो सरकार ने कहा था कि अब समय सीमा पूरी हो चुकी है, समय नहीं है, ऐसे में कैसे छात्र चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। तो उन सब चीजों को लेकर छात्र संघ जो संगठन है, जो छात्रों के जो संगठन है, ये आक्रोशित नजर आ रहे हैं, लगातार सरकार से मांग करते हैं कि छात्र संघ चुनाव को संपन्न कराने का काम यहाँ पर। हम ये जो छात्रों का प्रदर्शन देख रहे हैं, जो रोष देख रहे हैं सड़क पर, चाहे देहरादून हो या चमोली, हम छात्रों का आंदोलन तो देख ही रहे हैं। एक तरफ हाईकोर्ट का आदेश, दूसरी तरफ छात्रों का इस तरीके के आंदोलन। सरकार के पास क्या ऑप्शन बचता है? मतलब क्या इंप्लीमेंट करवाएंगे? क्या चुनाव करवाया जाने की संभावना दिखाई दे रही है, या पुलिस बल का प्रयोग करके इनको वहां से हटाया जाएगा? क्योंकि स्थिति तो बड़ी नाजुक दिखाई दे रही। देखिए, अभी तक की जो परिस्थितियां हैं, जो अभी तक की जो चीजें सामने आई है, उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार इस समय छात्र चुनाव करने से खुद को पीछे रखना चाहती है, जबकि इससे पूर्व में 2022 हो या 2023 हो, तय समय पर छात्र चुनाव जब कंप्लीट नहीं हो पाए तो सरकार की तरफ से विलंब नहीं कि छात्र चुनाव को कराने का काम यहाँ पर किया गया था। तो ठीक है अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए इस पूरे मामले पर। छात्र संघ चुनाव का आक्रोश अब छात्रों का सड़कों पर उतर चुका है, क्योंकि सरकार की तरफ से चुनाव कराने की मना कर दी गई है और हाईकोर्ट ने भी सीधे तौर पर कहा था कि सरकार को जवाब देना चाहिए। सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि समय नहीं छात्र संघ चुनाव कराया जाए, इसीलिए कॉलेज के छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं, क्योंकि उनका सीधे सी मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाए, जिसकी लगातार लंबे समय से यहाँ पर मांग कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने अपने कैलेंडर में भी साफ तौर पर कहा था 30 सितंबर तक छात्र संघ चुनाव हो जाने चाहिए, सरकार उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन और ये सब रणनीति यहाँ पर देखने को मिली, छात्र संघ चुनाव को लेकर ढुलमुल अपनाया जाता रहा, तो अब आक्रोश पूरे प्रदेश भर में भड़कने लगा है। चाहे देहरादून हो, पौड़ी हो या फिर उत्तरकाशी हो, सभी जगह से यही मांग अब छात्रों के यहाँ पर देखने को मिल रही है और कोशिश यही है कि इन सब चीज़ों के माध्यम से छात्र सरकार पर दबाव बना सके और जो छात्र संघ चुनाव की मांग यहाँ पर की जा रही है
उस मांग को पूरा किया जा सके। छात्रों का आक्रोश चरम पर है। अब देखना यही है कि सरकार की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। कैमरामैन नथुनिया के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आज केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस किस शहर प्रभारी सुरेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, उपचुनाव को लेकर बनाए गए चारों पर्यवेक्षक, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, सीएलपी लीडर यशपाल आर्य मौजूद रहे। इस बैठक में केदारनाथ में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। कांग्रेस पार्टी के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने यह बताया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में उपचुनाव की रणनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। उन्होंने यह बताया कि बैठक में मौजूद नेताओं से कई सुझाव भी प्राप्त हुए हैं। सुरेंद्र शर्मा का यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ केदारनाथ उपचुनाव लड़ने जा रही है। आज प्रदेश की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी। उस बैठक में किस तरह से हमने बाई इलेक्शन में जाना है केदारनाथ की, उसकी रणनीति के ऊपर चर्चा हुई और जो अर्बन बॉडीज़ की इलेक्शन है उसकी रणनीति के ऊपर भी चर्चा है। देखिए, जब फील्ड में जाएंगे आपको पता लग जाएगा हमने क्या रणनीति बनाई। तो देवभूमि समाचार में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केदारनाथ के पूर्व विधायक मनोज रावत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगस्त्य मुनि में एक घोषणा करते हुए यह कहा कि हम राज्य में सशक्त भू कानून लागू कर रहे हैं, लेकिन सरकार भू कानून के नाम पर प्रदेशवासियों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। रावत का यह कहना है कि 2018 में जब त्रिवेंद्र रावत सरकार उत्तर प्रदेश लैंड और जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट में परिवर्तन कर रही थी तो उस समय भी हमने खुलकर सरकार की नीतियों का विरोध किया था, लेकिन बावजूद इसके सरकार ने राज्य में भूमि की लूट का खुला रास्ता खोलकर रख दिया। केदारनाथ की जनता के लिए यह मुद्दा इसलिए भी अहम हो जाता है, इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सरकार की नजर पिथौरागढ़ और मसूरी के बाद अब चौपता की जमीनों पर। उत्तराखंड की विधानसभा में हुए थे तो उस समय भी मैं एकमात्र विधायक था, वो आप प्रोसीडिंग देख लीजिएगा, जिसने विरोध किया था। 22 में हमने उसके बाद इंतजार किया कि सरकार इन दोनों परिवर्तनों को खत्म करने के लिए कानून लाएगी। जब सरकार 22 तक कानून नहीं लाई तो मैं 22 में विधायक रहते हुए मैंने प्राइवेट मेंबर भी लाया हूँ और मैं बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ कि एक नहीं, मैं 2 प्राइवेट मेंबर भी उस समय लाया। एक तो देवस्थानम बोर्ड एक्ट को खत्म करने का और ये जो धाराएं सरकार ने परिवर्तित करी थी, जिनमें परिवर्तन किया था, इन दोनों धाराओं को समाप्त करने या निरसन करने संबंधित विधेयक भी मैं लाया था। तो हम अपनी कोशिश कर रहे थे। दूसरा, मैं ये देख रहा था कि क्योंकि काफ़ी संगठन आजकल भू कानून पर काम कर रहे हैं, काफ़ी दल भू कानून पर काम कर रहे हैं, काफ़ी पत्रकार, खोजी पत्रकार भी हैं। मैं ये कोशिश कर रहा था कि शायद कुछ न कुछ मामले निकले। तो देखिए, ये डेटा मैंने 1-1.5 महीने में मेहनत करके निकाला है। तो वहीं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मंडल कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इससे पहले दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना की और उन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर ध्यान भी लगाया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री ने उन्हें देवप्रयाग संगम से लाया जल भेंट किया। मनीष सिसोदिया शुक्रवार को केदारनाथ पहुंचे और बाबा केदारनाथ की पूजा के बाद तीर्थ पुरोहित से मुलाकात करवाई। इस दौरान तीर्थ पुरोहित उमेश पोस्ती ने उन्हें समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने केदारनाथ धाम में यात्रियों और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। कार्यकर्ताओं में जोश है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता पहले भी हटाना चाह रही थी सत्ता से, लेकिन नहीं हटा पाई क्योंकि हम नए थे इस चुनाव लड़ने के लिए। हमारी पार्टी उत्तराखंड में पहली बार चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने वो दम नहीं दिखाया, इसलिए दोबारा उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी अभी से तैयारी कर रही है, कमर कस के नगर निगम के चुनावों में भी और आने वाले समय में फिर विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को हरा के एक ऐसे उत्तराखंड की नींव रखेगी जिसके लिए लोगों ने उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की लड़ाई लड़ी थी, जिसमें अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, नौकरियां,
बिजली, पानी, 24 घंटे बिजली, ये संसाधनों का उपयोग, ये सारी चीजें हैं जो हम पहले भी बात कर रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड की नींव रखी है कि आम आदमी पार्टी और राज्य कार्यकर्ता सम्मेलन में जोश लोगों का देख के बता रहा था। तो दीपावली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रशासन भी सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह की अगर मानी जाए, हालांकि उनका यह कहना है कि प्रत्येक वर्ष की भांति दीपावली का त्योहार उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया जाएगा और इस वर्ष पर, इस अवसर पर कोई दुर्घटना ना हो, उसके लिए लगातार हमारी टीमें बाजारों में गश्त और निरीक्षण करती रहती है। और इतना ही नहीं, हाल ही में हमारी टीम द्वारा कई पटाखों की दुकानों पर छापेमारी भी की गई थी, जिन पर अनियमितता पाई गई और उन पर कार्रवाई भी की गई। आगे इसी तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने हमारे चैनल इंडिया वॉइस के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और इस दीपावली के त्योहार पर सभी लोगों से एक खास अपील की कि पटाखे छुटाते समय बच्चों का विशेष ध्यान रखें, बच्चों को पटाखों के पास कतई न जाने। जो गोदाम हैं उनमें मानकों का जो भी मानक हैं उनको पूर्ण किया जाए और ताकि सभी लोग, जिसमें हमारी आम जनता है, उनको पटाखे सुलभ भी हो सकें। इसके लिए हमने जो एक बैठक भी की थी व्यापारियों के साथ और हम लाइसेंस भी निर्गत कर रहे हैं, जिसकी एक समयावधि रहेगी। हम 5 दिन के लिए इनको लाइसेंस स्वीकृत कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आम जनमानस को जो दुकानों में पटाखों की आपूर्ति हो सकेगी। साथ ही ऐसे स्थान जहां पर अनुमन्य नहीं है वहां पर कोई अवैध रूप से पटाखों की दुकानों संचालन न करे, इसके लिए भी सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा, बीच में हमारी पुलिस की टीम और हमारी रेवेन्यू की टीम ने इस पर कार्रवाइयाँ भी की और जिलाधिकारी महोदय के स्पष्ट निर्देशों का जो अनुपालन भी किया जा रहा है। चैनल के माध्यम से भी मैं सभी लोगों को इस दीपावली के पर्व की शुभकामना देना चाहता हूँ। सभी लोग सुरक्षित दीपावली मनाएं और शुभ दीपावली सभी को आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो दीपावली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ताबड़तोड़ एक्शन में है, यानी लगातार छापेमारी कर रही है। शनिवार को अचानक चेकिंग के दौरान नमकीन और सोया से भरी हुई पिकअप को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पकड़ लिया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब नमकीन और सोया की जांच की तो उसमें वेट नहीं लिखा हुआ और ना ही मैन्युफैक्चरिंग की कोई तारीख लिखी, ना ही मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी का नाम है और ना ही एक्सपायरी डेट। लिहाजा खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरी पिकअप को सील कर दिया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने यह बताया कि लगातार छापेमारी वाली कार्रवाई लगातार की जा रही है और अब तक 412 मामले एडीएम कोर्ट में चल रहे हैं। इसके अलावा त्योहार के मद्देनजर अब तक 80 खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच के लिए भेज दिए गए हैं। इसके अलावा घी और पनीर के 5 सैंपल फेल हुए, जिन सभी 5 पर क्रिमिनल एक्ट में कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। जब दिवाली का त्यौहार आने पर मिलावट की आशंका बढ़ जाती है क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होती है, इसको देखते हुए इस बार प्रशासन ने बड़ा सख्त रवैया अपनाया है और इसमें प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय हमारे, इन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में टीमें बनाई हुई हैं। इसके अलावा प्रशासन में शासन से भी हमारी जो अपर सचिव है अनुराधा पाल, वो भी फील्ड में आकर देख रही है। इसके अलावा पुलिस के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। तो एक तरह से पुलिस, प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग एक संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा विषय है, हम पिछले 3 महीने से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने पिछले 3 महीने में हमने पहले मसालों में एक सर्वे किया, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं सबसे नमूने लेकर हमने भेजे, जिसमें से कुछ नमूने हमारे फेल आए हैं, जो जिसमें कुछ हानिकारक चीज़ें मिली हैं, तो उसमें हम 5 क्रिमिनल केस फाइल कर रहे हैं। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के पिरान कलियर में गढ़वाल उपायुक्त आर.एस. रावत और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की आशीष मिश्रा के संयुक्त यानी साझा नेतृत्व में इलायची दाना निर्माण इकाई और सोहन हलवा फैक्ट्री पर छापेमारी की गई। इलायची दाना निर्माण इकाई में अस्वस्थ कर और अनहाइजीनिक परिस्थितियों में इलायची दाना का निर्माण और संग्रह करते पाया गया। इलायची दोनों में केमिकल सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का प्रयोग करते हुए पाया गया, जिसके बाद लगभग 20 किलो सोडियम हाइड्रोसल्फाइड को मौके पर ही सीज करके एक नमूना यानी सैंपल को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया गया। इसके अलावा एक सैंपल निर्मित इलायची दाना को कब्जे में लिया गया। इन इलायची के दानों का विक्रय पिरान कलियर और अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रसाद के रूप में किया जाता है। इलायची दोनों और चीनी की बोरों में बेहद गंदे धूल से भरे स्थान में संग्रहित किया जा रहा है।
तो वहीं उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। चीन की सीमा पर तैनात आईटीबीपी की टीम की मदद से पहाड़ के पशुपालकों की आयु बढ़ेगी। प्रदेश में आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में तैनात। अब आईटीबीपी की मदद से पहाड़ में आर्थिक मजबूती आएगी। उत्तराखंड सरकार ने 2 दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया है कि आईटीबीपी के लिए मटन और चिकन के साथ फिश की सप्लाई की जाएगी। आईटीबीपी और उत्तराखंड के पशुपालन विभाग के बीच यह करार हुआ है, जिसके तहत पहाड़ के हिमालय क्षेत्र में मांस की सप्लाई आईटीबीपी को की जाएगी। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बगोड़ा का यह कहना है कि अब तक यह खरीद प्रदेश के बाहर से होती थी, जिससे प्रदेश को राजस्व में कोई फायदा नहीं होता था। प्रपोजल हम पिछले 1 साल से परस्यू कर रहे थे आईटीबीपी के साथ। आईटीबीपी की जो 3 प्रमुख पोस्टें हैं वो हमारे पिथौरागढ़ जिला, चमोली जिला और हमारे उत्तरकाशी जिले में है। और हमने उनसे निवेदन किया था कि हम चाहते हैं कि जो आपके यहाँ जो भी खपत होती है, चाहे वो मीट की हो जैसे आपने बोला है, जैसे चिकन की है, चाहे वो मत्स्य पालन की है, मत्स्य की है, मछली की, वो आप लोकल प्रोक्योर करिए। पहले यूपी से प्रोक्योरमेंट होता था। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जिनको ये प्रपोजल गया था और उन्होंने इसको संस्तुति दी। और आज हमारे तो वहीं सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट पाने के लिए फोटोज और सेल्फी लेना इस कदर भारी पड़ सकता है। सेल्फी लेने के चक्कर में आपकी जान भी जा सकती है। जी हां, आपको बता दें कि ताजा मामला हरिद्वार के मनसा देवी क्षेत्र का है, जहां सेल्फी लेते हुए एक महिला अचानक मनसा देवी की पहाड़ी से नीचे गिर गई। करीब 70 मीटर ऊंचाई से गिरने के बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही हरिद्वार पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायल महिला को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत के चलते महिला को हायर सेंटर फिलहाल रेफर कर दिया गया है। तो इसी खबर के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।